नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648805309606089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आरओ पेड क्विज हम लगातार देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पिछले वीडियोस देखिए, नीचे प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहां से भी आप उसको देख सकते हैं। सारे वीडियोस को स्टार्ट करेंगे। कहा जा रहा है आपसे कि G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत के नए शेरपा इसमें से कौन नियुक्त हुए हैं। तो देखिए, पहले जो है पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया था इस पद पे, और G20 समिट 2023 में आपका इंडिया में होना है, जम्मू कश्मीर में, ठीक, इसको भी ध्यान रखिए। पहले और बाली इंडोनेशिया में 2022 में हुआ, उससे अध्यक्षता मिली है भारत को, ठीक। तो उसमें यहाँ पे अब अपॉइंट किया गया है अमिताभ कांत, ये नीति आयोग के पूर्व में CEO थे, ठीक, ये करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात हो रही है, इसका संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जिसमें वर्तमान में कुल 190 देश शामिल हैं, तो ये बात ठीक है। इसका मुख्यालय जो है लिखा न्यूयॉर्क में है, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका अगर हम मुख्यालय की बात करें तो ये वॉशिंगटन DC में है, ठीक। तो दूसरे को चुनिए। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप जानते हैं, इसके बारे में कौन सा कथन सही है। तो ये भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे पुराना बैंक है, तो बिल्कुल ठीक है। ये जो प्रेसिडेंसीज होती थी उस समय का बैंक है, ठीक है, एस्टेब्लिश किया हुआ, और इसका मुख्यालय वर्तमान में जो है कहाँ पे, मुंबई महाराष्ट्र में है, तो ये भी ठीक है। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण जो है IRDAI, तो इंश्योरेंस वाला जो रेगुलेटरी ये हमारा संस्थान है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये जो है इसमें है हैदराबाद, तेलंगाना में। अब IRDAI जो ये हमारा समूह है, तो इसमें सरकार द्वारा, भारत सरकार के द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष होते हैं, और पूर्णकालिक तथा अंशकालिक सदस्यों को मिला करके कुल कितने सदस्यों का ये निकाय होता है, ठीक। तो ये होते हैं इनके संख्या नंबर्स 10। एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने दिलाई है इसमें। तो आपको ये जून 2022 एंड में पहले उद्धव ठाकरे थे ना महाराष्ट्र के CM, तो सरकार वो गिर गई और फिर एकनाथ शिंदे चुने गए, तो मुख्यमंत्री को शपथ राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा इनका क्रम, और भगत सिंह कोश्यारी, ये हो जाएगा उत्तर। अब देखिए, जो सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक, तो ये इसके कितने विभाग हैं जिसके माध्यम से भारतीय वित्तीय बाजार को नियंत्रित करता है। तो फाइनेंशियल मार्केट, जो आप ये स्टॉक मार्केट वगैरह देखते हैं, वो सब किसके द्वारा रेगुलेट होते हैं, सेबी के द्वारा। तो सेबी के कुल जो है 20 ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, है ना, जो बाजार नियंत्रण में शामिल हैं। अब देखिए, स्प्रिंकलर सिंचाई किस प्रकार की मिट्टी के लिए उपयुक्त होती है। तो जैसे सिंचाई की पद्धतियों के हिसाब से देखेंगे तो उसी में एक स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है। जैसे मान लीजिए जैसे लंबी लंबी दूरी में कोई फसल लगी है, तो बीच बीच में ऐसे पाइप निकले होंगे, ठीक, और उसमें फवारे टाइप के, है ना, ये निकलेगा पानी ऐसे बूंद बूंद में से। तो ये प्रकार की जो स्प्रिंकलर इरिगेशन हम कर सकते हैं, उसमें उथली हुई मिट्टी, रेतीली मिट्टी हो, जिसमें सॉइल रिटेंशन, ये मॉइस्चर रिटेंशन जो है जिस सॉइल में कम हो, यानी कि कम नमी प्रतिधारण वाली मिट्टी, तो ये सब होती हैं, इसके ये प्रकार हैं। और क्या फीचर्स होते हैं इसको डिटेल में भी देख लीजिए। अब देखिए, नलकूप सिंचाई के निम्न में से क्या लाभ हो सकते हैं, ठीक। तो ट्यूबवेल होता है, नलकूप तो क्या होता है, अब ये दूर दराज की जो भूमि है उसकी सिंचाई कर सकता है, क्योंकि नहर हर जगह ले नहीं जा सकते आप, ठीक है। तो आप जैसे जहाँ पे पॉसिबल है नलकूप खोद के, है ना, मतलब बोरिंग करके नलकूप लगाइए, पाइप के माध्यम से वहाँ पानी ले जाइए, ठीक। और इसका निर्माण जो है तेजी से हो सकता है और कम धन की आवश्यकता भी होती है। तो दोनों ही तो करेक्ट हो गए।
दक्षिण भारत में सिंचाई कार्यों का अग्रणी जो है किसे माना जाता है? तो ब्रिटिश टाइम पीरियड में आप देखेंगे 1813 के एक्ट के बाद से एक ये ब्रिटिश जनरल और इरिगेशन इंजीनियर रहे आर्थर कॉटन, ठीक। तो इन्होंने पूरे इंडिया में देखेंगे ब्रिटिश इंडिया की जो टेरिटरी थी उसमें इरिगेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ ये कैनाल्स वगैरह पे बहुत सारा काम किया। तो ध्यान रखेंगे, नाम इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम बिंदु निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो मेनली देखेंगे इसका कंस्ट्रक्शन जो किया गया है, ये जो आपका थार डेजर्ट एरिया है ना राजस्थान का, सिंचाई के लिए इसके किया गया इसको, ठीक। तो ओरिजिन अगर हम पॉइंट बात करें इंदिरा गांधी नहर का तो हरिके बैराज से स्टार्ट होता है और एंड है ये बाड़मेर में, है ना। यहाँ पे एक गर्दा विलेज करके है वहाँ पे। तो इसमें चुनेंगे डी विकल्प। निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? तो ये जो है योजना शुरू की गई थी हरियाली, सी विकल्प में जो है ना, ये ग्राम पंचायत लेवल पे जो है इम्प्लीमेंट की जाती है। विकल्प सी को चुनेंगे। अब देखिए सिंचाई की बारंबारता जो है किस बात पर निर्भर करती है? तो सिंचाई क्यों जरूरी होती है किसी जो है फसल को? तो जिस मिट्टी में वो लगी है मिट्टी कैसी है ना। फसल जो है फसल के हिसाब से देखते हैं, जैसे धान की फसल है उसको पानी नहीं देंगे तो खराब हो जाएगी, है ना। वहीं अरहर की फसल है तो उसको कम पानी की जरूरत होती है। फिर है कि जलवायु कैसा है ना, पर्वतीय प्रदेशों में है आप या लैंड जो स्थल ज़्यादा है वहाँ पे है, बीहड़ में है, ये भी एक तरीका होता है। लेकिन फर्टिलाइज़र जो है ये ऑड हो जाएगा, ये तो उसको आप पोषक तत्व के रूप में देते हैं ना, तो सिंचाई से संबंध नहीं है इसका। तो 2, 3, 4 को चुनेंगे। इसमें देखिए कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? तो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं और उसका नेचर क्या है ना, जो नाम लिखा है उसका एक युग्म बना दिया हुआ है यहाँ पे। तो इडुक्की जो ये आपका प्रोजेक्ट है केरला में, ये लिखा है थर्मल पावर स्टेशन, यानी जो कोयले वगैरह से चलते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इडुक्की की बात करें तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ठीक। बाकी के 3 विकल्प ठीक है, इन्हें देख लीजिए। अब है कि बैरासिउल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। अब इन 2 कथनों में सही कथन का चयन करना है। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो है गोदावरी नदी से संबंधित एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, ये तो बात ठीक है, गोदावरी से एसोसिएटेड है। तवा परियोजना आंध्र प्रदेश की एक सिंचाई परियोजना है, ये गलत हो जाएगा। तवा जो है ये मध्य प्रदेश में है, ठीक, होशंगाबाद से संबंधित। विकल्प हम सिर्फ एक जो है इसको चुनेंगे। अब इसमें कौन सा सबसे उत्तरी है? नॉर्दर्न मोस्ट की बात कर रहे हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लिखे हैं इसमें आप चंबल वैली से संबंधित ये कोटा बैराज देखेंगे ना, मैप में इसको लोकेट कर लीजिएगा राजस्थान में, ये सबसे उत्तरी है लोकेशन वाइज। अब है कि मैथन बांध इसमें से किस नदी पर बना है और किस राज्य में स्थित है? तो ये बराकर नदी पे है और झारखंड में है। देखिए इलेक्ट्रिकल सप्लाई में ट्रांसफार्मर्स जो यूज होते हैं तो स्टेप अप और स्टेप डाउन के जो है एग्जाम्पल्स होते हैं। तो अगर स्टेप अप की बात करें तो इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो वोल्टेज अगर कम है तो उसमें वोल्टेज में वृद्धि करने के लिए, है ना, इसको यूज करेंगे। इसका अच्छा कोई एग्जाम्पल जो हो तो कमेंट करके बताइए जरा हमें। अब है कि विद्युत मोटर का क्या कार्य होता है? तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई में आप जब विद्युत मोटर कोई देखते हैं तो क्या करता है? जो उसमें सप्लाई आ रही है एसी सप्लाई, उसको मैकेनिकल एनर्जी में यानी कोई वर्क कैरी आउट करने के लिए तो यूज करते हैं कोई मोटर। तो ये विकल्प करेक्ट होगा। आगे देखिए बैटरी की रेटिंग आमतौर पर किसके रूप में व्यक्त की जाती है? तो कोई भी जैसे आप बैटरी खरीदते हैं किसी मान लीजिए डिवाइस में लगाने के लिए, तो एम्पियर ये आवर है ना, और जो डी विकल्प है ये करेक्ट होगा। इसमें व्यक्त किया जाता है उसकी रेटिंग। इससे संबंध ये है कि मान लीजिए जैसे किसी बैटरी की जितनी ज़्यादा एम्पियर आवर में उसकी वैल्यू दे रखी होगी तो उससे मतलब ये है कि उतना अमाउंट ऑफ करंट वो बैटरी जो है सप्लाई कर सकती है किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। तो जितना ज़्यादा आपका जो एम्पियर आवर उसका होगा संबंधित, उतनी ज़्यादा देर तक वो बैटरी चलेगी। अब है कि विद्युत आवेश के बारे में हमें गलत कथन को चुनना है। तो चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज एक अदिश राशि है, ठीक, और इसका यूनिट जो है कूलम होता है। दोनों ठीक है, तो कोई नहीं चुनेंगे। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के बारे में एक कैटेगरी है फिल्मों के लिए सबसे अनुकूल राज्य, यानी कि ऐसा राज्य जहाँ पे फिल्म वगैरह की शूटिंग वगैरह काफ़ी आसानी से होती है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है ना, अनुकूल है ऐसा राज्य। तो ये अवार्ड दिया गया था 68th नेशनल अवार्ड में मध्य प्रदेश राज्य को, ठीक। नेशनल अवार्ड जो है ये इस्टेब्लिश किए गए थे भारत में 1954 में, इसको भी ध्यान रखिए।
अगला है शिरोमणि पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। तो इसमें आपका यूके में NRI वर्ल्ड समिट हुआ था 2022 का, जो उसमें ये पुरस्कार दिया गया है मिशेल पूनावाला जो है ना, इनको। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम, ठीक, इस सम्मान से किस देश की सरकार ने सम्मानित किया। तो आपको पता होगा कि इनकी जो है एक पब्लिक रैली में अभी जुलाई में गोली मार दी गई थी, तो उनकी मृत्यु हो गई थी उससे, ठीक। तो इनको यहाँ पे जापान का जो ये हाईएस्ट ऑनर है ना, इसको दिया गया जापान के द्वारा ही। तो यहाँ पे अवार्ड का नाम ध्यान से याद देख लीजिए, जैसे इंडिया में भारत रत्न मिलता है ना, वैसे ये जापान सरकार के द्वारा इनको मरणोपरांत दिया गया। अगला देखिए, आधिकारिक सांख्यिकी PC महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। तो सांख्यिकी के क्षेत्र में जो है आजीवन योगदान के लिए जो लोग ऐसा अच्छा काम करते हैं उनको ये अवार्ड जो है प्रदान किया गया है अभी हाल ही में 2022 में देखें तो। इसमें 2 लोग हैं आपके यहाँ पे, दिलीप कुमार सिन्हा और KP सुरेश। तो ये डी विकल्प जो है ना, बोथ A and B, ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें ये ध्यान रखिएगा कि जो है सांख्यिकी मंत्रालय जो है उसके द्वारा दिया जाता है, और प्रतिवर्ष जो सांख्यिकी दिवस है भारत में, इसको मनाते हैं हम 29 जून को, ठीक। तो इस अवसर पर 2022 में ये अवार्ड को दिया गया। आगे देखें कि प्रसिद्ध व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे। तो पतंजलि के बारे में आप जानते हैं कि इन्होंने जो है महाभाष्य को लिखा था, ठीक है। ये भी कई बार पूछा जाता है किसके लेखक महाभाष्य के कौन थे। तो पतंजलि ने लिखा, और आप देखेंगे मौर्योत्तर काल में शुंग वंश जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग जो है ना, इसके समकालीन थे। तो हम इसमें से चुनेंगे विकल्प B को। अब इसमें देखिए 2 कथन है, सही को चुनना है। तो वासुदेव जो है कण्व वंश का संस्थापक था। तो यहाँ पे आप शुंग डायनेस्टी के बाद देखेंगे कण्व डायनेस्टी जो आती है, इसका फाउंडर था ये। और ये जो है वासुदेव जो है देवभूति के दरबार में मंत्री था। तो देवभूति जो है शुंग वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। और हर्षचरित के अनुसार जो है ये वासुदेव कर्ण ने ही देवभूति की हत्या करके बाद में कण्व वंश जो है इसकी स्थापना की। तो दोनों कथन इसमें जो है हमारे ठीक है। अब है कि कण्व वंश के कितने राजाओं ने भारत पर शासन किया। तो देखिए इनका जो भी क्षेत्र रहा कण्वों का, तो इसमें 4 शासक हुए कुल। पहले हमने देख ही लिया वासुदेव के बारे में, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा, ऐसे 4 थे जो कुल लगभग इनका शासनकाल 45 वर्षों के आसपास तक रहा था, ठीक। तो इसमें से हम ये C विकल्प को चुनेंगे। अब देखिए अशोक के अधीन मगध साम्राज्य के प्रसिद्ध अधिकारी इसमें से कौन कौन से थे। तो प्रदेशिका, राजुक, युक्ता और नगरथ, है ना, 4 ऑफिसर्स हैं, चारों ही थे। प्रदेशिका जो है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन का चार्ज होता था इसके पास। राजुक जो होता था ये लैंड मेजरमेंट से संबंधित ऑफिशियल था। युक्ता जो होता था ये मतलब ये होता था रेवेन्यू का जो है किंग के अंडर में सबऑर्डिनेट ऑफिसर होता था। और नगरथ जो है इसका काम होता था सिटी जो है उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना। तो चारों ही संबंधित हैं। हम इसमें D विकल्प को चुनेंगे। देखिए अर्थशास्त्र जो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई, हमने पहले भी इसके बारे में बात की हुई है। 2 कथन फिर से हैं, कौन सा सही है हमको ये चुनना है। तो प्रशासन की समस्याओं के साथ साथ संपत्ति और अपराध के कानूनों से संबंधित रही है पुस्तक, बिल्कुल ठीक बात है ये। इससे संबंधित प्रावधान के बारे में भी इसमें चर्चा है। परंतु दूसरा स्टेटमेंट गलत है। इसने दासता यानी कि जो स्लेवरी है ना, उसकी कड़ी निंदा की, ये गलत है। उस काल में भी दासता रही थी, परंतु यहाँ पे इसकी निंदा इस पुस्तक में नहीं की गई। तो हम सिर्फ पहले विकल्प को चुनेंगे। अब देखें मौर्य प्रशासन की मुख्य विशेषताएं जो हैं क्या क्या थी। तो सम्राट जो होता था उसको सर्वोच्च शक्ति प्रदान थी और सभी अधिकार का सोर्स होता था, वही अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर कह लीजिए, वही था। प्रशासन जो है अत्यधिक केंद्रीकृत था और प्रशासन में अधिकारियों की सर्वोच्च श्रेणी जो होती थी उसको तीर्थ कहते थे। हमने पहले तीर्थों के बारे में नाम और उसके क्या कार्य होते थे देख रखे हैं, ठीक। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे ठीक हैं। D ऑप्शन को चुनेंगे। अब देखें देवनम प्रिय प्रियदर्शी, है ना, ये टाइटल जो है किससे संबंधित है। तो ये जो है सम्राट अशोक को कहा जाता था। अब देखिए अशोक के शिलालेखों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो पहले भी हमने बात की हुई है, स्तंभ शिलालेख, प्रमुख शिलालेख, लघु शिलालेख, है ना, इस रूप में हम इसको देखते हैं। जैसे अब इसकी बात करें प्रमुख शिलालेखों की, तो इनकी जैसे कुल संख्या हम 14 पढ़ते हैं। फिर लघु शिलालेख कुछ हैं, ठीक है, माइनर रॉक एडिक्ट्स, तो इनके बारे में करीब जो है 15 की संख्या पढ़ी जाती है। स्तंभ शिलालेख यानी कि जो मेजर पिलर एडिक्ट्स हैं तो उनकी 7 की संख्या पढ़ते हैं। कुछ माइनर पिलर एडिक्ट्स हैं, केव इंस्क्रिप्शन भी हैं कुछ, है ना, तो यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है। तीनों सही है। इन चीज़ों को प्लीज डिटेल में देखते चलिए, ठीक है।
आगे देखें कि किस विजेता का जन्म मैसेडोनिया यूरोप में हुआ था, उसकी मृत्यु बेबीलोन एशिया में हुई और उसे अलेक्जेंड्रिया जो कि अफ्रीका में है दफनाया गया। तो इसके बारे में हमने पहले भी बात की हुई है कि ये सारे फैक्ट सिकंदर से संबंधित है, अलेक्जेंडर से। ठीक, जन्म कहाँ पे हुआ, मृत्यु और दफनाया कहाँ गया। तो 3 घटनाएं 3 अलग अलग कॉन्टिनेंट से संबंधित हैं। सी विकल्प को चुनेंगे। आगे देखें, प्राचीन भारत के निम्न में से किस महाकाव्य में शुंग वंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है। तो संस्थापक अभी हमने देखा था शुंग वंश का कौन था, पुष्यमित्र शुंग, उसका पुत्र था अग्निमित्र। ठीक है, तो उसकी जो है प्रेम कहानी इस पुस्तक में है, मालविकाग्नि मित्रम में। इसके लेखक कौन है, कालिदास। ठीक, तो ध्यान रखेंगे बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें देखिए कौन से शासक मौर्य वंश से संबंधित है। तो चंद्रगुप्त सबसे पहले देखेंगे, है ना, फिर बिंदुसार और फिर अशोक। बिंबिसार और हो जाएंगे क्योंकि बिंबिसार जो है किसके फाउंडर हैं, आर्यन डायनेस्टी के, है ना। तो ये संबंधित मौर्य से नहीं हुए। तो 1, 2 और 4 को चुनेंगे। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर का मुख्य कर्तव्य क्या होता है। तो जब नया लोकसभा का इलेक्शन होता है, जैसे अब 2024 में लोकसभा के इलेक्शंस होंगे, तो परमानेंट रूप से स्पीकर चुने जाने के पहले एक प्रोटेम स्पीकर यानी कि अस्थायी काल के लिए स्पीकर को चुना जाता है, उन्हीं मेंबर्स में से जो चुन के आए होते हैं। ठीक है, और उनका मुख्य कार्य है कि जो इतने भी नए सदस्य हैं उनको शपथ दिलाई जाए और उसके बाद परमानेंट जो लोकसभा का स्पीकर है उसके बाद उसका चुनाव होता है। आगे देखें, निम्नलिखित में से किन वर्षों में परिसीमन आयोग का गठन किया गया है भारत में। ठीक, तो देखिए परिसीमन आयोग यानी कि डिलिमिटेशन कमीशन का मुख्य कार्य क्या होता है कि सेंसस के आधार पे लोकसभा और जो स्टेट असेंबली की ये इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं कि किस विधानसभा क्षेत्र का या लोकसभा क्षेत्र का कितना एरिया होगा पॉपुलेशन के आधार पे, है ना, उसका निर्धारण करना इनका मुख्य रूप से कार्य होता है। तो यहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट बनाने के द्वारा इसका गठन किया जाता है। तो 4 बार कुल मिला के गठित किया गया है परिसीमन आयोग, 1952, 63, 73 और 2002, है ना। तो 2004 यहाँ पे लिखा है, ये गलत हो जाएगा। 1, 2, 3 जो है इसको चुनेंगे। आगे है कि जब किसी विषय पर समान मतदान हो जाता है तो संसद के निम्न सदन यानी कि लोकसभा को भी निम्न सदन भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो निम्न सदन के अध्यक्ष के मत को क्या कहा जाता है। तो मान लीजिए होता क्या है, किसी विषय पे वोटिंग हो रही है, तो अब मान लीजिए कुल मिला के उस समय उपस्थित मेंबर्स की संख्या है जो वोट दे रहे हैं, है ना, जिन्होंने वोट डाला, 50 लोगों ने पक्ष में डाला, 50 ने विपक्ष में डाल दिया, तो अब टाई हो गया मामला। तो ऐसी स्थिति में कास्टिंग वोट जो डाला जाता है वो लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसके पास होता है। तो ये कास्टिंग वोट की जो है कंडीशन यहाँ पे थी, बी विकल्प। आगे देखें कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही चेयरमैन भी होते हैं राज्यसभा के, तो यहाँ पे उनको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहा जाता है। संसद की सबसे बड़ी समिति जो है कौन सी होती है। तो जितनी भी कमिटीज अलग अलग कार्यों के लिए कॉन्स्टिट्यूट की जाती हैं संसद के द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा, ठीक, तो उसमें सबसे बड़ी है प्राक्कलन समिति जिसका चुनाव 1 वर्ष के लिए होता है और कुल इसमें 30 मेंबर होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से चुने जाते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की प्रसिद्ध गजल गायिका बेगम अख्तर, ठीक, इनका पूरा नाम था अख्तरी बाई फैजाबादी। ठीक है, इनको बेगम अख्तर नाम से या फिर मल्लिका ये गजल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो किस घराने से संबंधित है ये बताना है। तो इनका संबंध रहा इससे आपका जो है लखनऊ घराने से। प्रसिद्ध गजल गायिका या फिर ठुमरी जो गायन होता है ना, उसकी फेमस आर्टिस्ट रही है, ऑप्शन ए। गलत कथन को चुनना है, 2 स्टेटमेंट है। उत्तर प्रदेश राज्य का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य जो है कथक होता है। तो जितने भी भारत में क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, कथक जो है वो संबंधित है उत्तर प्रदेश राज्य से। और कथक के लिए प्रसिद्ध जो घराने हैं लखनऊ तथा वाराणसी हैं, तो ये भी ठीक बात है। कथक का शाब्दिक अर्थ होता है ये स्टोरी टेलर्स यानी कथा सुनाने वाले, इसी से इसका जन्म हुआ है। मंदिरों में पहले जो लोग कथा सुनाते थे तो उसी का आगे चल करके ये रूप बना है नृत्य का रूप कथक। तो कोई नहीं गलत है, इसमें डी विकल्प को चुन लीजिए। अंतिम प्रश्न देखेंगे आज का कि बड़ा इमाम बाड़ा जो कि अद्भुत वास्तुकला का एक ऐतिहासिक भवन है कहाँ स्थित है। तो बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पे है, राजधानी लखनऊ में। डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, सॉरी सी विकल्प, है ना। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है। जो क्वेश्चंस पूछे गए होंगे उसको बताइएगा और संबंधित फैक्ट्स को पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।